हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो एलएलबी और बीए एलएलबी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो एलएलबी और बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स ध्यान दें, उनके लिए ये 11 क्वेश्चन मैंने इसमें आपको दिया है इस वीडियो के माध्यम से। और इसमें जो है एलएलबी और बीए एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर का जो है फर्स्ट पेपर है ये, संवैधानिक विधि फर्स्ट। ठीक है, संवैधानिक विधि फर्स्ट। तो इसमें जो है 11 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, और ध्यान से देखिएगा वीडियो को और क्वेश्चन के आंसर को सही करने का प्रयास करिएगा। और उत्तर तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है, मतलब आंसर तो बताऊंगा ही मैं, लेकिन आप जो है जितना भी पढ़े हो, इजी नोट से हो या फिर बुक से पढ़े हो, ठीक है, किसी से भी तैयारी किए हो, तो आप अपने को आंकिएगा कि हाँ हमने कितना पढ़ा है और कितने सही हम कर पा रहे हैं। 11 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए आपको और आप वीडियो देख सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलिए आ गए हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ये संवैधानिक विधि फर्स्ट मतलब पेपर फर्स्ट है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, एलएलबी और बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का है ये, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो क्वेश्चन पहला क्या है कि संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आप सही विकल्प चुनिए। तो बताइए कि भाई इनमें से कौन सा सही है। भाई संविधान, ध्यान से सुनिएगा, संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसके अनुसार किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों की प्रस्थापना की जाती है। क्या ये सही है? चलिए दूसरा पढ़ते हैं। जो संवैधानिक विधि के द्वारा शक्तियाँ परिवर्तित रहती हैं, क्या ये सही है? जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है, क्या ये सही है? जो विधि द्वारा कानून पारित करता है, क्या ये सही है? तो आप लोग बताइए कि इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग पढ़े हैं तो अपने आपको आंकिए कि हाँ मैंने जो पढ़ा है थोड़ा बहुत तैयार है तो सही कर सकता हूँ मैं। तो चलिए मैं बताता हूँ, है ना, नहीं वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो वीडियो को बहुत बड़ी नहीं करनी है। तो ध्यान से सुनिएगा। भाई संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसके अनुसार किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके ही मतलब उस राष्ट्र के सरकार के ही प्रशासनिक अंगों की प्रस्थापना की जाती है। ये पहला विकल्प जो है इसमें सही है, ठीक है। पहला विकल्प यहाँ पर क्या है, सही है, समझ गए। तो पहला विकल्प में जो है टिक लगा लीजिए, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आ गए हम दूसरे क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन में पहला विकल्प सही है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि, ठीक है, अब 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा है तो ज़रूर आप सही कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल ही टेंशन न लें, एग्ज़ाम अच्छे होंगे, ठीक है, और आप पास भी होंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनके लिए, मतलब कि वे लोग ज़रूर से ज़रूर पास होंगे। जो लोग नहीं पढ़ रहे थे वो हमारी वीडियो देखें, ठीक है, इससे तैयारी करें। और अभी भी समय है, 4 दिन का समय जो भी है आप
पढ़ सकते हैं। ठीक है, संक्षेप में कहा जा सकता है कि, ठीक है, अब इसमें आगे की लाइन जोड़ दी गई है ऑब्जेक्टिव बनाने, मतलब कि ऑब्जेक्टिव मैंने बनाए हैं ये, ठीक है, कहीं से मैंने नोट नहीं किए हैं। समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। मैंने कहीं से ऑब्जेक्टिव ये नोट नहीं किए हैं, हमने खुद बनाए हैं ये। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भाई संविधान देश की जनता की आशाओं तथा आकांक्षाओं का पुंज होता है, ये संक्षेप में कहा जा सकता है। दूसरा विकल्प क्या कहता है? संविधान देश के अपरिवर्तित कानून है। संविधान, तीसरा क्या कहता है? संविधान विधि के द्वारा अपरिवर्तित है। चौथा क्या कहता है? संविधान देश का ही एक भाग है जो जनता के लिए है। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है जो संक्षेप में कहा जा सकता है? ये पॉइंट थोड़ा सा गहरा है। ठीक है, तो संक्षेप में कहा जा सकता है, आपने पढ़ा है तो आप ज़रूर आप सही कर पाएंगे। तो संक्षेप में कहा जा सकता है ये चीज़ कि संविधान जो है वो देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का पुंज होता है। ठीक है, तो इसमें भी दूसरे क्वेश्चन में भी पहला विकल्प सही है, सही का टिक लगा लेना आप। ठीक है, आ गए हम तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि संवैधानिक विधि किसी देश या राष्ट्र की है। तो संवैधानिक विधि जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है, वो किसी देश या राष्ट्र की है। क्या है? पहला विकल्प कहता है सर्वोच्च विधि है, दूसरा विकल्प कहता है निम्न विधि है, तीसरा विकल्प कहता है विनियमित है, चौथा कहता है इनमें से कोई है ही नहीं। बताइए भाई, आपने पढ़ा है तो आप जरूर सही कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। संवैधानिक विधि किसी देश या राष्ट्र की सर्वोच्च विधि है, निम्न विधि थोड़ी है, विनियमित भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ये भी विकल्प सही नहीं। ठीक है, तो इसमें से पहला विकल्प सही है कि संवैधानिक विधि जो है वो किसी देश या राष्ट्र की सर्वोच्च विधि है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम ही ने बनाए हैं। ठीक है, कहीं से मैं नोट नहीं किया हूँ। तो चौथा है, संवैधानिक विधि उन समस्त नियमों को अपने में समाविष्ट करती है। ठीक है, इतना है और इसके आगे की लाइन जोड़ दी गई है और उससे ही ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा। जो संप्रभु की शक्तियाँ, पहला विकल्प कहता है कि जो संप्रभु की शक्तियाँ उसके सदस्यों को परिभाषित या विनियमित करती हैं। दूसरा विकल्प कहता है उनके सदस्यों के बीच समझौता पारित होता है। तीसरा विकल्प कहता है विधि के द्वारा विनियमित है। चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं है। तो भाई संवैधानिक विधि उन समस्त नियमों को अपने में समाविष्ट करती है जो संप्रभु की शक्तियाँ उसके सदस्यों को परिभाषित या फिर विनियमित करती हैं। तो चौथे विकल्प में पहला विकल्प सही है। सॉरी, चौथे क्वेश्चन में पहला विकल्प सही है। ओके, चलिए आगे और बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। ठीक है, संवैधानिक विधि के नियमों में राज्य प्रमुख के उत्तराधिकार तथा प्रमुख न्यायकर्ता के परमाधिकार का भी निर्धारण रहता है। किसके अनुसार बताया गया है ये? भाई संवैधानिक विधि के नियमों में राज्य प्रमुख के उत्तराधिकार, समझ रहे हैं बात हमारी? मैं दोबारा क्वेश्चन इसीलिए पढ़ रहा हूँ, आप समझ जाएं। राज्य प्रमुख के उत्तराधिकार तथा प्रमुख न्यायकर्ता के परमाधिकार के भी निर्धारण का भी निर्धारण रहता है। किसके अनुसार बताया गया है? पहला विकल्प कहा गया है इनरी बेरुबारी, दूसरा कह रहा है प्रोकेसी हियर के अकॉर्डिंग, तीसरा प्रो एविडाइसी के अकॉर्डिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसमें से आप टिक लगा लीजिए प्रो एविडाइसी के अनुसार। ठीक है, संवैधानिक विधि के नियमों में राज्य प्रमुख के उत्तराधिकार तथा प्रमुख न्यायकर्ता के परमाधिकार का भी निर्धारण रहता है। ये प्रो एविडाइसी ने बताया है। ठीक है, या प्रो एविडाइसी के अनुसार ये लाइन बताई गई है। ठीक है,
तो इसमें 5वें क्वेश्चन में तीसरा विकल्प सही है, प्रोएविडाइसी। ठीक है, आप टिक लगा लीजिए। चलिए 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है? किसके अनुसार यह कहा गया है, किसके अनुसार, कि संविधान की शक्तियाँ अपरिवर्तित होती हैं तथा उन्हें विधि की सामान्य प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब संविधान की शक्तियाँ जो है, पावर्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी पावर्स हैं वो अपरिवर्तित होती हैं तथा उन्हें विधि की, लॉ की सामान्य प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये किसके अनुसार कहा गया है? तो आप बताइए इसमें से किसने कहा? पढ़े होंगे तो आप ज़रूर बता लेंगे। तो भाई पहला विकल्प है मार्शल के अनुसार, दूसरा विकल्प है डाइसी के अनुसार, तीसरा विकल्प है हियर के अनुसार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये लाइन जो है, मैं उत्तर बता देता हूँ इसका, मार्शल के अनुसार है ये। ठीक है, संविधान की शक्तियाँ मार्शल के अनुसार बताया गया था कि संविधान की शक्तियाँ परिवर्तित होती हैं तथा उन्हें विधि की सामान्य प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो इसमें पहला विकल्प सही होगा। चलो 7वें क्वेश्चन पे आ गए। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान अन्य विधियों के समक्ष, संविधान जो है अपना अन्य विधियों के समक्ष स्तर और शक्ति में सर्वोच्च तथा प्रमुख होता है। अब इसमें भी आगे की लाइन जोड़ दी गई है, आगे की लाइन से ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। तो संविधान द्वारा विधियों के समक्ष स्तर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप जरूर ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर पाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में पूरे के पूरे मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, संविधान अन्य विधियों के समक्ष स्तर और शक्ति में सर्वोच्च तथा प्रमुख होता है। अन्य विधियां उसके अधीन होती हैं, अन्य विधियां उसके अधीन होती हैं। सामान्य प्रक्रिया द्वारा शक्तियां परिवर्तित हो सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान अन्य विधियों के समक्ष स्तर और शक्ति में सर्वोच्च तथा प्रमुख होता है, अन्य विधियां उसके अधीन होती हैं। समझ गए? पहला विकल्प इसमें सही है। आ गए हम 8वें क्वेश्चन में। हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। भाई हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। पहला विकल्प है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य है। दूसरा विकल्प कहता है भारत एक खंड राज्य है। तीसरा विकल्प कहता है भारत की शक्तियाँ राज्य पर होती हैं। चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो भैया हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल है, पहला विकल्प सही है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये विकल्प सही है। ठीक है, ये हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। अब 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब करते हैं, या कब किया गया था? ठीक है, यहाँ पर करते हैं ये लिखकर यहाँ पर कब किया गया था ये चीज़ लिखना चाहिए था हमें। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैंने ही ये सारे बनाए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन में, तो आप सुधार कर लीजिएगा। भाई आत्मर्पित कब किया गया था, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए था। ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए, इनमें से कौन सा सही है बताइए आप। चलिए हम बताते हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव में बताया गया कि 26 नवंबर 1949 को। दूसरा ऑब्जेक्टिव में बताया 1 जनवरी 1946 को। तीसरा बताया गया 26 जनवरी 1949 को। चौथा बताया गया इनमें से कोई नहीं। तो भाई संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया था? तो भाई 26 नवंबर 1949 को किया गया था। समझ रहे हैं बात हमारी? अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित, ये सारी चीज़ें जो है 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, तो पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए 10वें क्वेश्चन में आ गए। संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, पहला विकल्प, भाई संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट उल्लेख किया गया है? पढ़ते हैं हम, 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प कहता है
संविधान का उद्देश्य भारत को प्रभुता संपन्न, समाजवादी तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना था। दूसरा विकल्प कहता है संविधान का उद्देश्य में भारत को खंड भारत कहा है। तीसरा कहता है संविधान के उद्देश्य में प्रस्थापना शब्द शामिल है। चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है भाई? पहला विकल्प सही है। संविधान के प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भाई संविधान का उद्देश्य भारत को प्रभुता संपन्न, समाजवादी तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन में हम आ गए 11 नंबर में, ठीक है। तो बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। प्रभुता संपन्न शब्द इस बात का द्योतक है कि, मतलब प्रभुता संपन्न शब्द जो है इस शब्द का मतलब द्योतक क्या है, ठीक है, इस बात का द्योतक क्या है, ठीक है, ये चीज़ बताना है आपको। इन चार विकल्प में से कौन सा सही है? तो भाई प्रभुता संपन्न शब्द इस बात का द्योतक है कि, चलिए पढ़ते हैं। पहला विकल्प कहता है कि भाई भारत आंतरिक तथा बाह्य रूप से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। दूसरा विकल्प कहता है भारत का विधि द्वारा परिवर्तित है। तीसरा कहता है भारत का कोई भी भाग राज्य पर लागू नहीं है। चौथा कहता है इनमें से कोई है ही नहीं। तो भैया प्रभुता संपन्न शब्द जो है वो इस बात का द्योतक है कि पहला विकल्प सही है इसमें, ठीक है। पढ़ते हैं हम। प्रभुता संपन्न शब्द इस बात का द्योतक है कि भारत जो है वो आंतरिक तथा बाह्य रूप से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी मैंने 11 क्वेश्चन बताए हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे, बट ये मैं कह सकता हूँ कि इनमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जितने भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा आपके इम्पोर्टेंट के लिए ही है। आ गए हैं हम और बात करने वाले हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो चलिए पढ़ते हैं। और अगर आपने तैयारी करी है तो आप अपने को आंकिए कि हाँ मैं ये सही क्वेश्चन कर पाऊँगा या नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि गणराज्य का अर्थ, ठीक है, गणराज्य का अर्थ। तो भाई पहला विकल्प हम पढ़ रहे हैं और कह रहा है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसका प्रमुख वंश उत्तराधिकार द्वारा नहीं आता। दूसरा ऑब्जेक्टिव कह रहा है, दूसरा विकल्प कह रहा है कि राष्ट्रमंडल का सदस्य होना गणराज्य का अर्थ है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा शासन को चलाना होता है, ये गणराज्य का अर्थ है। चौथा कह रहा कि इनमें से कोई विकल्प सही ही नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा है तो ज़रूर आप सही कर पाएंगे। तो बताइए, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ आंसर, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। तो भाई गणराज्य का अर्थ जो है वो एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसका प्रमुख वंश उत्तराधिकार द्वारा नहीं आता है, ठीक है। हमारा गणराज्य का अर्थ जो होता है, मीन्स जो होता है, वो एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसका प्रमुख वंश उत्तराधिकार द्वारा नहीं आता, ठीक है। पहला विकल्प सही है हमारा। दूसरे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो ब्रिटेन तथा जापान, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन तथा जापान क्रमशः किस प्रकार के देश हैं और किस प्रकार के नहीं, क्योंकि वहाँ शासनाध्यक्ष सम्राट या सम्राज्ञी उत्तराधिकार द्वारा अपना पद ग्रहण करता है। तो क्रमशः हमें बताना है ब्रिटेन तथा जापान के बारे में कि ब्रिटेन तथा जापान क्रमशः किस प्रकार के देश हैं और किस प्रकार के नहीं हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है, पहला विकल्प कह रहा है कि लोकतांत्रिक देश, और मतलब कि ये जो है
लोकतांत्रिक देश, समझ रहे हैं बात हमारी। लोकतांत्रिक देश जो है ब्रिटेन तथा जापान लोकतांत्रिक देश है, और ये जो है गणराज्य की तरह नहीं है, समझ रहे हैं। तो पहला विकल्प सही है, या दूसरा प्रभुता संपन्नता है, ये राष्ट्रमंडल, तीसरा पूंजीवादी व्यवस्था शासन प्रणाली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भैया कौन सा विकल्प सही है बताओ, पढ़ा है तो बताओ। आपके इजी नोट से ही लिया गया है ये क्वेश्चन, आपने अगर तैयार किया तो आप ज़रूर सही कर पाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ कि ब्रिटेन तथा जापान क्रमशः जो है लोकतांत्रिक देश हैं, और ये जो है गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन तथा जापान एक लोकतांत्रिक देश है, गणराज्य नहीं है, ठीक है। तो पहला विकल्प सही है, दूसरे का पहला। चलिए बात करते हैं अब हम तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। पंथ निरपेक्ष शासन प्रणाली से तात्पर्य क्या है। जो पंथ निरपेक्ष शासन प्रणाली होती है उससे क्या तात्पर्य है बताइए। तो चलिए विकल्प में पढ़ते हैं और आप बताइए कि कौन सा सही है। एक ऐसी सरकार से है जिसमें किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दूसरा विकल्प कहता है कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। तीसरा कहता है कि ऐसी शासन प्रणाली, ठीक है, ऐसी शासन प्रणाली में सभी धर्मों का समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो भाई पंथ निरपेक्ष शासन प्रणाली से तात्पर्य क्या है बताइए। अगर आपने पढ़ा है तो आप सही कर पाएंगे, 100% सही कर पाएंगे। तो बताइए कि कौन सा सही है कि भाई पंथ निरपेक्ष शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बताने वाला हूँ उत्तर आपका। पहला विकल्प सही है इसमें। और पंथ निरपेक्ष शासन प्रणाली का तात्पर्य होता है एक ऐसी सरकार से, एक ऐसी गवर्नमेंट से जिसमें किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। पहला विकल्प कहता है 42वें संशोधन द्वारा, दूसरा विकल्प कहता है 52वें संशोधन द्वारा, तीसरा कहता है 43वें संशोधन द्वारा, और चौथा कहता है भाई इनमें से कोई है ही नहीं। तो बताइए, अगर आपने पढ़ा है तो जरूर आप सही कर पाएंगे कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो ध्यान से सुनिएगा, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। चलिए आगे बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। चलिए पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भाई पांचवा क्वेश्चन कहता क्या है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि, ऑब्जेक्टिव में मैं पढ़ रहा हूँ, विकल्प में मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अगर आपको आता है तो आप जरूर सही करिएगा, ठीक है। पहला है ऑब्जेक्टिव, भारत में सभी नागरिकों को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के साथ साथ राजनैतिक न्याय प्राप्त होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव कहता है कि भारत में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होगी। तीसरा विकल्प कहता है कि इस शासन व्यवस्था में, ये जो शासन व्यवस्था चल रही है, इस शासन व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को गरिमा प्राप्त होगी तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के उद्देश्य से सभी व्यक्तियों में बंधुत्व स्थापित करने का प्रयास होगा। और मैं बताने वाला हूँ, चौथा विकल्प कहता है कि ये सभी, मतलब ये सभी जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना को स्पष्ट करती है, ठीक है।
तो बताइए कि चौथा विकल्प सही है या इसमें से पहला सही है या तीसरा सही या दूसरा। तो चलिए मैं बताता हूँ, ये सभी इसमें जो है संविधान के प्रस्तावनों को स्पष्ट करती हैं, सारे तीनों के तीनों विकल्प। तो चौथा विकल्प सही है सभी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के सुख की अनुभूति भारतवासियों के लिए स्वाभाविक एवं अनोखी थी। अब आगे विकल्प दिए गए हैं, आपको सही करना है कि कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प कहता है लेकिन साथ ही साथ एक नए संघर्ष और चुनौतियों का बोझ भी हमारे सिर पर था। दूसरा विकल्प कहता है ये संघर्ष था न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता एवं बंधुत्व के आधार पर लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करने का, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में जीवित रहने का। चौथा कह रहा है ये सभी। तो भैया स्वतंत्रता प्राप्ति के सुख की अनुभूति अब भारतवासियों के लिए स्वाभाविक एवं अनोखी थी। ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ये इससे रिलेटेड है, तो ये सभी के सभी पॉइंट्स सही हैं, ठीक है। तो चौथा विकल्प सही होगा इसमें। सातवां क्वेश्चन कह रहा कि कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया, जिसमें कुल सदस्य थे। बताइए कुल कितने सदस्य थे। पहला विकल्प कह रहा 296 सदस्य थे, दूसरा विकल्प कह रहा 143 सदस्य थे, तीसरा विकल्प कह रहा 211 सदस्य थे, चौथा विकल्प कह रहा 73 सदस्य थे। बताइए कि नवंबर 1946 को कैबिनेट योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया और कुल कितने सदस्य थे। तो भैया पहला विकल्प सही है इसमें, 296 सदस्य थे टोटल, ठीक है, नवंबर 1946 के संविधान सभा में, ठीक है। जो सदस्यों का चुनाव किया गया था उसमें कुल सदस्य 296 थे। तो कौन सा विकल्प सही है सातवें में, पहला विकल्प। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी। तो भैया संविधान सभा की पहली बैठक जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा, पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा कि भैया 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा कह रहा 3 जून 1947 को, तीसरा कह रहा 26 नवंबर 1949 को और चौथा कह रहा 26 जनवरी 1950 को। तो बताइए आप लोग संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। अगर आपने पढ़ा तो ज़रूर सही कर पाएंगे। तो भैया मैं बताता हूँ कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए 9वां क्वेश्चन आ गया है। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान सभा बनाने में संविधान सभा बनाने में कितने वर्ष, माह और दिन लगे। पहला विकल्प कह रहा है भैया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, दूसरा विकल्प कह रहा है 3 वर्ष लगे, तीसरा विकल्प कह रहा है 2 वर्ष 5 महीने 13 दिन लगे, चौथा कह रहा है इनमें से कोई है ही नहीं। तो बताइए आपकी संविधान सभा बनाने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, पहला विकल्प सही है, सही कर लीजिए। चलिए बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो 10वां क्वेश्चन जो है, देश का विभाजन होना है ये कब निर्णय किया गया था। बताइए आप लोग। तो 3 जून 1947 को, दूसरा विकल्प कह रहा 26 नवंबर 1949 को, तीसरा कह रहा 15 अगस्त 1947 को, चौथा कह रहा 26 जनवरी 1950 को। तो भैया देश का विभाजन होना है ये कब निर्णय किया गया था। भैया पहला विकल्प सही है, ठीक है। ये जो है 3 जून 1947 को निर्णय किया गया था कि देश का विभाजन होना है, ठीक है। तो कब निर्णय किया गया था, 3 जून 1947 को, टिक लगा लीजिए पहले विकल्प में, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं, ठीक है, आप लोगों के लिए जो है ये वीडियोज़ इम्पॉर्टेंट ही होंगे।
ठीक है। और एग्ज़ाम में क्या पता है इनमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल सकते हैं। आई होप हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को, शेयर ज़रूर करिए क्योंकि और भी स्टूडेंट्स आपके दोस्त लोग देख सकें वीडियो को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन LLB BA LLB फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। तो चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपके पेपर से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ठीक है। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्द ही जल्द, ठीक है। जल्द से जल्द, सॉरी, ठीक है। और आप लोग इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।